कर रहे हैं मूलर लायर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हम पहले तो उसकी थ्योरी पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये है मूलर लायर एक्सपेरिमेंट। ये मूलर लायर जो एक्सपेरिमेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, इसका जो बेस है वो है साइकोफिजिक्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मनोभौतिकी, ठीक है। मनोभौतिकी से जुड़ा हुआ है। अब ये मनोभौतिकी क्या होती है, साइकोफिजिक्स से आप क्या समझते हैं। साइकोफिजिक्स जो है, क्योंकि आप बीए के स्टूडेंट से ज्यादा इससे मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, आपको समझाते हुए चलती हूँ पहले, ठीक है। छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ करेंगे आपसे। तो साइकोफिजिक्स जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि ये दो टर्म से मिलकर बना है, एक तो साइको, एक फिजिक्स। साइको यानी कि साइकोलॉजी, और फिजिक्स में मतलब जो उसकी फिजिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हम कर रहे हैं। तो साइकोफिजिक्स क्या करता है, जब शुरुआत हुई थी ना साइकोलॉजी की, तो शुरुआत में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का काफी बोला वाला था। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो स्टडी कर रही थी आपकी स्टिमुलस को, रिस्पॉन्स को, कैसे कोई स्टिमुलस आता है तो उसके रिस्पॉन्स के बीच में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का क्या रिलेशन है, उनके आपस में क्या ऐसे चेंजेस करने से, क्या क्या स्टिमुलस में कोई चेंज करने से रिस्पॉन्स में कोई फर्क होता है, किस तरीके के स्टिमुलस किस तरीके के रिस्पॉन्स देते हैं। तो इन सब चीजों पे अध्ययन हो रहे थे। तो ये थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट। तो वहीं पे साइकोफिजिक्स जो है पॉपुलर हुआ। साइकोफिजिक्स ने ये देखा कि क्या हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इनके बीच के रिलेशन को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आया तो वहीं से साइकोफिजिक्स उभर कर आई। और यहाँ पे एक फेमस नाम आता है साइकोलॉजिस्ट का, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जीटी फेकनर, ठीक है। फेकनर इनका नाम है, जीटी फेकनर, गुस्टाव कुछ, अभी मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, फेकनर का नाम आता है। तो फेकनर ने जो है यहाँ पे उनको बोला जाता है, इन्होंने एक बुक दी थी एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने साइकोफिजिक्स का जिक्र किया था और इस टर्म को यूज किया था, और वहीं से ये पॉपुलर हो गया। तो साइकोफिजिक्स क्या करती है, इट स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल इवेंट एंड फिजिकल इवेंट्स, और मोर स्पेसिफिकली बिटवीन सेंसेशन एंड स्टिमुलस, या फिर स्टिमुलस एंड फिजिकल इवेंट्स। यानी कि आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, या आपके साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो इवेंट्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को क्वांटिटेटिवली स्टडी करती है। क्वांटिटेटिवली करने का मतलब हो गया कि आप नंबर्स में उन चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप जो उद्दीपक आपको मिलता है और उसके प्रति आप जो प्रतिक्रिया करते हैं, उनके बीच के अध्ययन को आप कैसे कर रहे हैं, आंकड़ों के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दो चीजें होती है ना, गुणात्मक आप सिर्फ गुणों को देख रहे हैं, मात्रात्मक में आप मात्रा को भी देख रहे हैं। तो यहाँ मात्रात्मक रूप से आप अध्ययन कर रहे हैं उद्दीपक और प्रतिक्रिया का, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ वी आर लुकिंग एट द विजुअल सेंसेशन वी वुड लुक एट द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट दैट यू कुड डिटेक्ट, ठीक है, जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कौन सी ऐसी मिनिमम लाइट की मात्रा है, या फिर लाइट की कौन सी ऐसी रेज हैं जिनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आपकी आईज देख सकती हैं। आपको पता होगा बहुत सारी रेज, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट होती है, लेकिन हमारी ह्यूमन आई को कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही दिखाई देती है। साइकोफिजिक्स हमने समझा। अब साइकोफिजिक्स क्या अध्ययन करती है, क्या क्या चीजें साइकोफिजिक्स में अध्ययन की जाती है। तो साइकोफिजिक्स जो होती है वो कुछ जो पर्टिकुलर मुद्दे हैं या पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनको अध्ययन करती है। जैसे कि आता है सेंसिटिविटी या थ्रेशोल्ड, पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी, वेरिएबल कांस्टेंट एरर्स, या फिर अदर टाइप के एरर्स जो होते हैं हमारे स्टिमुलस को हम जब देखते हैं और उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में इन सारे पॉइंट्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले एक पढ़ते हैं हम सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हम हिंदी में बोलते हैं संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता क्या है, संवेदनशीलता मतलब हो गया कि आप किसी स्टिमुलस के प्रति कहाँ पे रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी कौन सी ऐसी क्षमता है, आपकी जो सेंस ऑर्गन है, हमारे कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं वही स्टिमुलस को फील करते हैं। तो आपका जो सेंस ऑर्गन है उनकी मिनिमम क्षमता किसी उद्दीपक को पहचान करके उसके प्रति रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में आपको मैं बोलूं तो आप ये कह सकते हैं कि उद्दीपक के प्रति सीमित रूप से या फिर चयनात्मक रूप से, यानी कि सेलेक्टिवली अनुक्रिया करने की क्षमता जो होती है उसको हम संवेदनशीलता बोलते हैं, ठीक है। उद्दीपक के प्रति आपकी सेलेक्टिवली रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता होती है आपकी, उसको आप संवेदनशीलता के नाम से जान सकते हैं। अब वो संवेदनशीलता जो होती है वो भी दो तरीके से क्लासिफाई होती है। दो तरीके की सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं, एक होती है एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी, एक होती है आपकी डिफरेंशियल सेंसिटिविटी, ठीक है। एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी मतलब, एब्सोल्यूट मतलब जो आपकी मिनिमम क्षमता है किसी उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करने की, उसको हम एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी बोलते हैं। हिंदी में एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी को हम बोलते हैं निरपेक्ष संवेदनशीलता, ठीक है। निरपेक्ष और सापेक्ष दो टर्म यूज हो रहे हैं। तो निरपेक्ष संवेदनशीलता क्या हो गई
कि आपने आपकी जो मिनिमम क्षमता है किसी उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करने की, वो हो गई आपकी निरपेक्ष संवेदनशीलता। उसके अलावा जो होती है आपकी विभेदक संवेदनशीलता जो होती है, विभेदक संवेदनशीलता मतलब आपकी दो जो भी अलग अलग तरीके के उद्दीपक हैं उनके उनके बीच में डिफरेंस करने की, उनके बीच में विभेद करने की जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है आपकी, वो आपकी हो गई विभेदक संवेदनशीलता। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड, इसके बाद हम आते हैं थ्रेशोल्ड में। ठीक है, थ्रेशोल्ड हिंदी में इसको बोलते हैं देहली। यहाँ पे हम साइकोफिजिक्स में जो थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, हम वो कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वो स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस का वो मिनिमम अमाउंट, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो हमारे अंदर क्या करती है, सेंसिटिविटी लेकर आती है और हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस जो हमारे अंदर सेंसिटिविटी करने के लिए हमें उत्तेजित करता है और हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि ऐसा होगा कि कोई भी एक मिनिमम अमाउंट जरूर होगा जो जिसके प्रति जो हमें महसूस होगा, हो सकता है उससे कम की स्थिति में वो स्टिमुलस हमें महसूस ही ना हो, कम से कम उतने स्टिमुलस की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हम साउंड वेव की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि आपको पता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड होती है वही हमें सुनाई देती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे की अगर हम सुन रहे होंगे तो हो सकता है वो हमें सुनाई नहीं देगी, फुसफुसाहट हो रही है। जब आपको एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है तो वो भी कहीं ना कहीं 20 हर्ट्ज के आसपास ही होगी। तो 20 हर्ट्ज से नीचे हम सुनेंगे ही नहीं, है ना। तो मिनिमम क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वहां पे हमारा 20 हर्ट्ज का चला गया। ऐसे ही टेम्परेचर का भी होगा कि कोई टेम्परेचर हमें फील करने के लिए उसके एक थ्रेशोल्ड की जरूरत पड़ेगी कि इतना मिनिमम अमाउंट, इतना मिनिमम डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए तभी हमें वो गर्माहट महसूस होगी। या मिनिमम में अगर हम चाहते हैं ठंडा महसूस करने के लिए तो इतना कम से कम ठंडा होना चाहिए कि हमें वो ठंडा लगेगा। तो इस तरीके से थ्रेशोल्ड क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस है जो जिसको हम अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो कि हम ये बोल देते हैं कि 50% ट्रायल में जो हमें सेंसिटिव महसूस कराता है और 50% ट्रायल में सेंसिटिविटी महसूस हमें वो नहीं कराता है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड हमने समझा कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस जो हमारे अंदर सेंसिटिविटी लेकर आता है और जिसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। वो किस लैंग्वेज में अगर इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो थ्रेशोल्ड कैन बी डिफाइंड एज लेवल ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी एट विच अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में जो कि है आपके यहाँ पे पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। आप देख रहे होंगे पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी लिखा हुआ है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PSE। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसमें। ये पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी, वेरिएबल कांस्टेंट एरर, अभी जो हम डिजाइन पढ़ेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी को हिंदी में हम बोलते हैं आत्मगत समता बिंदु। ठीक है, आत्मगत समता बिंदु। अब ये आत्मगत समता बिंदु क्या होता है, जब भी मतलब ये जो जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके पास दो तरीके के स्टिमुलस होंगे। एक होगा आपके पास स्टैंडर्ड स्टिमुलस, एक होगा आपके पास कंपेरेबल स्टिमुलस। स्टैंडर्ड स्टिमुलस और कंपेरेबल स्टिमुलस क्या हुआ कि मान लीजिए मैं आपको वेट कंपेयर करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपके पास एक स्टैंडर्ड वेट लिया अपने पास 5 kg का, 5 kg का वेट मैंने अपने पास रखा और मेरे को आपको उससे स्टडी करनी है कुछ, मतलब कंपैरेटिव स्टडी कुछ देखनी है मुझे कि कितना जो वेट है उसमें आप डिफरेंस कहाँ पे कर पा रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, कितना आप एरर कर रहे हैं, ये सब चीजें अगर मुझे स्टडी करनी है तो मैंने एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस लिया 5 kg का वेट। उसके बाद मैंने आपको कंपेयर करने के लिए अलग अलग वेट के स्टिमुलस लिए, यानी कि अलग अलग वेट को मैंने आपको दिया। तो मैं आपको कंपेयर करा रही हूँ कि आपके एक हाथ में मैंने 5 kg का वेट रखा और दूसरे हाथ में मैंने एक बार आपकी आंखों में पट्टी बांध दी और आपसे बोला कि 2 kg का वेट रख के मैंने कहा कि क्या ये आपको बराबर लग रहे हैं, आपने कहा नहीं। 3 kg का वेट रखा, मैंने कहा ये आपको बराबर लग रहे हैं, आपने कहा नहीं। 4 kg का वेट रखा तो आपने शायद हो सकता है। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। होता क्या है कि एक ना एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे जब आप इस तरीके के कंपैरेटिव स्टडी करवाते हैं जहां पे एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस होता है और एक कंपैरेटिव स्टिमुलस होता है, तो वहां पे कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पे या मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट होगा, थोड़ा बहुत आसपास जाएगा, एवरेज हम उसका लेंगे। तो वो पॉइंट जहां पे एक व्यक्ति उस कंपेरेबल स्टिमुलस को स्टैंडर्ड स्टिमुलस के बराबर समझ लेता है, जबकि वो बराबर नहीं होता लेकिन हम उसको समझ लेते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। यानी कि हमने सब्जेक्टिवली उस चीज को उस दूसरी चीज के बराबर समझ लिया, इसलिए हमने उसको नाम दिया पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी यानी कि PSE। ठीक हो गया। तो ये हम यहाँ पे करने वाले हैं, जब हम ये मुलर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें हमारे पास दो तरीके की कंडीशन होती है, इसको हम अभी समझेंगे कि क्या इसमें स्टैंडर्ड स्टिमुलस है और क्या कंपैरेबल स्टिमुलस है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल एंड कांस्टेंट एरर। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट एरर क्या है
कि जब हम ये वाली स्थिति रखते हैं कि हम एक स्टिमुलस स्टैंडर्ड रखते हैं और एक स्टिमुलस हम कंपेरेबल स्टिमुलस रखते हैं, ठीक है, मानक उद्दीपक, और दूसरा हो गया तुलनात्मक उद्दीपक। तो इन दोनों की स्थिति में जब हम बार बार एक इसमें कंपैरेटिव कर रहे होते हैं, मतलब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या इनमें कुछ चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं, तो क्या होता है, जब हम रिस्पॉन्स ले तो वो रिस्पॉन्स वेरी करता है। वो वेरी करता है कैसे? या तो कभी हमारा जो सब्जेक्ट होगा, स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ओके तो वेरिएबल एरर आपने समझ लिया था कि जब भी हम एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस और एक कंपेरेबल स्टिमुलस, दो जो स्टिमुलस होते हैं, इनको जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, इनको अगर हम किसी सब्जेक्ट को देके उससे उसको कंपेयर करवा रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी हमारा सब्जेक्ट उस स्टिमुलस का ओवर एस्टिमेशन करता है, कभी उसका अंडर एस्टिमेशन करता है। तो इसी स्थिति में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बार बार वेरी कर रहा होता है, तो उसको हम वेरिएबल एरर की कंडीशन की संज्ञा में, मतलब उस कंडीशन में उसको रखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एरर क्या है? कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होता है वो एक ही साइड को एरर कर रहा होता है, यानी कि 5 kg के साथ अगर उसको कंपेयर किया जा रहा है तो हमेशा वो 5 kg से अबव के ही वेट को उसके बराबर समझ रहा होगा, या फिर हो सकता है कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो 5 kg से छोटे ही कम ही वेट को उसके बराबर समझ रहा होगा। तो एक साइड को अगर रिस्पॉन्स जा रहा है कांस्टेंट साइड को, तो हम उसको कांस्टेंट एरर की जो स्थिति है उसमें रखते हैं, उसको हम कांस्टेंट एरर में रखते हैं। तो इस तरीके के और भी एरर जो होते हैं हमारी, जो हम जब हम इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कुछ और भी एरर होते हैं, जैसे स्पेस एरर। ठीक है, स्पेस एरर मतलब जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, तो आपने उसको कौन से स्पेस, कौन सी उसकी जो स्पैटियल कंडीशन है वो क्या है। मतलब अगर आपने बार बार एक कंपेरेबल स्टिमुलस, जो आपका स्टैंडर्ड स्टिमुलस है, उसको आपने एक ही हाथ में रखा है, लेफ्ट हैंड में, तो उस लेफ्ट हैंड से उसका एक वो बन जाएगा, एक पर्टिकुलर रिलेशन बन जाएगा, और वो बायस हो सकता है उसका रिजल्ट, ठीक है, उसमें त्रुटियां आ सकती है। तो इसकी वजह से आपको क्या करना होगा, कई बार उसको चेंज करना होगा, कभी लेफ्ट हैंड में स्टैंडर्ड स्टिमुलस को रखना होगा और कभी राइट हैंड में रखना होगा, कभी लेफ्ट हैंड में रखना होगा, कभी राइट हैंड में रखना होगा। इससे क्या होगा, व्यक्ति जो होगा, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, उसका बायसनेस, उसकी जो एक सब्जेक्टिव बायसनेस है स्पेस की वजह से, किसी स्पेस में होने की वजह से, वो उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? इस बायसनेस को कम करने के लिए करते हैं, इन एरर्स को कम करने के लिए करते हैं। तो स्पेस एरर भी होता है हमारे इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में। उसके अलावा मूवमेंट एरर भी होता है। मूवमेंट एरर कुछ कंडीशन में होता है, जैसे कि मूलर लायर के केस में होता है कि किधर को आप मूव कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी यहीं पे दे देती हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, हमारी एक स्टैंडर्ड लाइन होती है ये, ठीक है, और उससे हम इधर वाली जो लाइन आपको दिख रही है, फेदर हेडेड लाइन, इसको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो आप किधर को मूवमेंट कर रहे हैं? क्या बार बार आप बाहर को ही ले जा रहे हैं इस मूवमेंट को? क्या बार बार आप अंदर को ही ला रहे हैं इसको, मूवमेंट को? तो ये मूवमेंट आप कहाँ से कहाँ को करवा रहे हैं, इसकी वजह से भी आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में त्रुटियां आ सकती है, एरर आ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे होते हैं ना, तो एक ही चीज को एक ही तरह से करने से आपका एक माइंड सेट बन जाता है उस चीज के प्रति, तो वो आपके एक्सपेरिमेंट में एरर लेके आता है और आपके जो रिजल्ट होते हैं उनको इफेक्ट करता है। तो इसलिए इस तरीके के एरर्स को हम लोग निकालते हैं, और उनका एवरेज निकालने के बाद उसको हम यहाँ से मतलब चेक करते हैं कि कितना एरर आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम अपने रिजल्ट को देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के एरर्स जो है यहाँ पे निकाले जाते हैं, जो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है इसमें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जब हम जो ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जब हम साइकोफिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो साइकोफिजिक्स में तीन चार तरीके के मेथड्स यूज होते हैं कॉमनली। होता है मेथड्स ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली, एंड मेथड ऑफ एवरेज एरर। तो अभी मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेथड ऑफ लिमिट और मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई में जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा जो ये प्रैक्टिकल है वो बेस्ड है मेथड ऑफ एवरेज एरर पे। ठीक है, मेथड ऑफ एवरेज एरर, ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो मूलर लायर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, उसमें कौन से मेथड यूज कर रहे हैं। मेथड ऑफ एवरेज एरर, यानी कि औसत त्रुटि की विधि, औसत त्रुटि विधि बोल सकते हो आप इसको हिंदी में। औसत त्रुटि विधि को आप यूज कर रहे हैं। अब औसत त्रुटि विधि क्यों कहा गया? जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे तरीके के एरर होते हैं जब हम एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस को, एक मानक उद्दीपक को एक तुलनात्मक उद्दीपक से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो उन एरर्स का हम एवरेज निकालते हैं इस मेथड में, और उस एवरेज एरर को फिर हम देखते हैं कि एवरेज एरर कितने कितने आ रहे हैं, क्या ये एरर बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्या ये एरर्स ठीक ठाक है जो कि इग्नोर किए जा सकते हैं, या फिर ये एरर बहुत ज्यादा है तो हमारा एक्सपेरिमेंट इफेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको मेथड ऑफ एवरेज एरर बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे एरर्स को कैलकुलेट करते हैं, उन एरर का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जस्ट इतना आपको समझने की जरूरत है कि इसको मेथड ऑफ एवरेज एरर क्यों कहते हैं। बहुत ज्यादा इसमें आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में भी ये नहीं है और आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं इल्यूजन। ये जो स्पेक्टिकल है इल्यूजन पे बेस्ड है। तो इल्यूजन क्या होता है? भ्रम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भ्रम। तो आप में से बताइए कोई, भ्रम या इल्यूजन क्या है? सबने भ्रम की बात तो हर किसी ने सुनी होगी, आप लोग करते भी हैं इल्यूजन की बात। तो व्हाट इज इल्यूजन?
रस्सी को देख के सांप समझ लेना। चलिए ठीक है। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन एक फिजिकल फिनोमिना है, यानी कि जहां पे आपके पास एक स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और उस स्टिमुलस को आप कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है, कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, बस उस स्टिमुलस को आप गलत परसेप्शन कर लेते हो। वो स्टिमुलस कुछ और है और आपने उसको कुछ और देख लिया। ठीक है, वो होता है आपका इल्यूजन, जिसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं फॉल्स परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंट स्टिमुलस। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, फॉल्स परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंट स्टिमुलस। जैसे कि एग्जांपल दिया था अभी किसी ने कि रस्सी को सांप समझ लेना। आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको रस्सी दिखाई दी और रस्सी को आपने समझ गया कि ये तो सांप है और आप डर गए। तो वो क्या हो गया? फॉल्स परसेप्शन कर लिया आपने। किसका? रस्सी का। तो वो हो गया इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन दो तरीके के होते हैं, फिजिकल इल्यूजन एंड परसेप्चुअल इल्यूजन। फिजिकल इल्यूजन जो होते हैं वो यूनिवर्सल नेचर के होते हैं और वो परमानेंट होते हैं, हर किसी को होते हैं। एक सोसाइटी में रहने वाले एक तरीके के लोगों को वो इल्यूजन होंगे। परसेप्चुअल इल्यूजन जो होता है वो टेम्परेरी होता है, शॉर्ट टर्म होता है, वो हर किसी को नहीं होगा। हर कंडीशन में अलग अलग डिपेंड करता है कि वो किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, परसेप्चुअल इल्यूजन जो अभी हमने एग्जांपल लिया था रस्सी और सांप का, वो क्या किस तरीके का इल्यूजन है? परसेप्चुअल इल्यूजन। ठीक है, प्रत्यक्षात्मक भ्रम है वो। क्योंकि आप चार दोस्त अगर रास्ते में जा रहे हैं तो चार दोस्त में से हो सकता है कि एक दोस्त ने रस्सी को सांप समझ लिया या दो दोस्तों ने रस्सी को सांप समझ लिया, दो ने नहीं समझा। तो किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ। और अब वो परमानेंट नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो रस्सी थी, मैंने इसको गलती से सांप समझ लिया। तो क्या था? शॉर्ट टर्म का इल्यूजन था जो कि परमानेंट नेचर का नहीं था और वो सबको नहीं हो रहा था। वो किसी को हो गया पर्टिकुलर कंडीशन में, आपके परसेप्शन की वजह से, गलत परसेप्शन की वजह से। ठीक है, तो वो होता है परसेप्चुअल इल्यूजन। फिजिकल इल्यूजन क्या होता है? फिजिकल इल्यूजन एक सोसाइटी का फिनोमेना है जो कि फिजिकल कंडीशंस की वजह से होता है और वो यूनिवर्सल है, वो सबको हो रहा है। आपके आसपास रहने वाले हर व्यक्ति को वो होगा। वो कैसे इल्यूजन होते हैं? जैसे कि अभी हम आगे देखते हैं कैसे होते हैं। ये देखिए, इसमें आते हैं हमारे ज्योमेट्रिक इल्यूजन्स। ठीक है, कुछ इल्यूजन ऐसे होते हैं जो हम सभी को होंगे। आप सभी इस क्लास में हैं, तो अगर मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जो दो लाइन है यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं, एक में आपको इस तरीके से एरो दिख रहा है और एक में अंदर को एरो दिख रहा है और एक में इस तरीके से बाहर को एरो दिख रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूंगी कौन सी लाइन बड़ी है, तो आप में से कौन बताइए कोई कौन सी लाइन बड़ी है? उसमें बाहर दोनों लाइन बराबर है। दोनों बराबर हैं। सेकंड। अब वो तो आपने साइकोलॉजी पढ़ ली है तो इसलिए आप दोनों बराबर है बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप मैं आपसे नॉर्मली पूछूं आपको कौन सी बड़ी दिख रही है तो बताइए। मैम सेकंड सेकंड वाली। सेकंड वाली बड़ी दिख रही है। आप में से सभी को लगभग सेकंड वाली लाइन बड़ी दिखेगी, इवन मुझे भी वो बड़ी दिख रही है। तो वो इल्यूजन है। ये दोनों लाइन बराबर हैं लेकिन ये हमें बराबर नहीं दिख रही है, हमें ये वाली लाइन बड़ी दिख रही है। ये एक तरीके का इल्यूजन है। इसी इल्यूजन को हम बोलते हैं मूलर लायर इल्यूजन। इस तरीके से एक आपको यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपको कौन सी लाइन बड़ी दिख रही है इसमें? गौरव चंद्रा बताइए कौन सी लाइन बड़ी दिख रही है? दिख रही है कुछ हमें? मैम वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन बड़ी दिख रही है। एनीवन एल्स? कौन सी लाइन बड़ी दिख रही है? और कोई बताएगा कौन सी लाइन बड़ी दिख रही है? मैम वर्टिकल ही दिख रही है बड़ी। वर्टिकल लाइन बड़ी दिख रही है। तो सभी को वर्टिकल लाइन बड़ी दिख रही है, लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि ये दोनों लाइन भी बराबर हैं। तो ये भी एक तरीके का इल्यूजन होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन, जिसमें कि हम देखते हैं कि हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इक्वल लाइन एक दूसरे के ऊपर दिखाई जाती है तो हमें हमेशा वर्टिकल लाइन बड़ी दिखाई देती है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये भी एक तरीके का फिजिकल इल्यूजन है। इसी तरीके से कुछ और इल्यूजन होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको पॉन्जो इल्यूजन बोलते हैं। अगर आपको जिस तरीके से रेल की पटरी होती है वो दिखाई गई है, उसमें एक लाइन ऊपर दिखाई गई है, एक लाइन नीचे दिखाई गई है, तो आपको ऊपर की लाइन थोड़ी बड़ी दिखाई देगी जबकि वो दोनों इक्वल है। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि वहां पे लाइंस कन्वर्ज हो रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी डिस्टेंस कम है, नीचे वाली की डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए आपको ऊपर वाली लाइन थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। उसी तरीके से नीचे जो आपको इल्यूजन दिख रहा है ये है जेस्ट्रो इल्यूजन। इसमें आपको बहुत सारे सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनके अंदर एक स्क्वायर बना दिया गया है। तो आपको क्या दिख रहा होगा? ये जो स्क्वायर की लाइन है थोड़ी थोड़ी बेंड दिख रही होंगी। आप देखिएगा ध्यान से तो आपको ऐसा लगेगा कि स्क्वायर में जो लाइन है वो अंदर की तरफ झुकी हुई है, कर्व में है थोड़ी सी, है ना? तो ये होता है जेस्ट्रो इल्यूजन, जबकि वो कर्व नहीं है, वो सीधी लाइन है। इसी तरीके से इन्हीं इल्यूजन को अगर मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये रेल की पटरी है, इसमें दो लाइन इक्वल यहाँ पे ड्रॉ की गई है, ऊपर वाली आपको बड़ी दिख रही है। ठीक है, मोलर लायर इल्यूजन का एक रियल एग्जांपल आप घर पे देख सकते हैं। घर की वॉल और ये यहाँ पे जो कबर्ड बना हुआ है इसको देखिए। ये कबर्ड में आपको जो इसका जो एरो है ये अंदर की तरफ दिख रहे हैं
और सेम ही जो आपकी लेंथ है वो इस घर की वॉल की भी है, जिसमें कि जो आपको दीवार के जो किनारे हैं वो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। तो आपको जो ये वाला एरिया है, मतलब ये वाला जो लाइन है, यानी कि जो फेदर हेडेड लाइन है ऊपर की तरफ, वो आपको बड़ी दिखाई देगी, जबकि वो एक ही घर की दीवारें सेम सेम होंगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऑर्बिसो इल्यूजन है या फिर एक सेंडर पैरेललोग्राम इल्यूजन, इस तरीके से बहुत सारे फिजिकल इल्यूजन डिस्कवर किए गए हैं। तो आप कभी भी उनको नेट पे देखिएगा, आपको यूट्यूब पे भी दिख जाएंगे अच्छे से, और पढ़ भी सकते हैं आप अपने गूगल पे खोल के, बहुत सारे इल्यूजन को आप देख सकते हैं। तो ये होते हैं फिजिकल इल्यूजन। ठीक है, फिजिकल और परसेप्चुअल दो तरीके के इल्यूजन हमने समझ लिए। अब ये इल्यूजन जो है, इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज दी गई है। यहाँ पे बेसिकली हम दो थ्योरीज का जिक्र करेंगे, जो कि आपको ये सब चीजें इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं जब आप प्रैक्टिकल लिखेंगे, अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो एक तो होती है आई मूवमेंट थ्योरी। ठीक है, कि हमें ये पर्टिकुलर इल्यूजन क्यों होते हैं, हमारी आईज की मूवमेंट। जैसे आपको पता होगा, जब आपने आई के बारे में अगर पढ़ा होगा, पहले भी आपने साइंस पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे रेटिना में इमेज जो बनती है वो कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसके बेसिस पे हमारी रेटिना की इमेज बनती है। और कई बार वो इमेज जो होती है वो छोटी या बड़ी डिस्टेंस की वजह से, आपके स्पेस की वजह से डिफर करती है। तो आई में जो आपका मूवमेंट होता है, ठीक है, आपके आई का जो लेंस है उसका जो मूवमेंट होता है, उसके बेसिस पे कई बार आपको चीजें छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं, या इस तरीके का मूवमेंट जो आपका आई मूवमेंट होता है, आई बॉल का मूवमेंट होता है, लेंस का मूवमेंट होता है, इसकी वजह से आपको कई बार इल्यूजन होते हैं। ठीक है, वो फिजिकल इल्यूजन का पार्ट है। और इसी तरीके से एक थ्योरी है पर्सपेक्टिव थ्योरी। पर्सपेक्टिव आई मूवमेंट थ्योरी जो है वो हमारे बायोलॉजिकल फीचर पे बेस्ड हो गई, यानी कि हमारी आई जो किस तरीके से फंक्शन कर रही है, उसमें लेंस किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, कैसी स्पेस में रखी हुई इमेज को कैसा हमारा रेटिना दिखा रहा है, इस पे बेस्ड हो गई। और पर्सपेक्टिव थ्योरी जो है वो हमारे पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है। ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है एक तरीके से, कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है चीजों के प्रति, दृष्टिकोण जो हमारा है, कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमने कैसे दृष्टिकोण में हम रहे हैं, हमने चीजों को कैसे देखना चाहा है, सीखा है, तो उससे भी हमें कई बार इल्यूजन होता है। अब ये कैसे होता है, इसको थोड़ा समझने में लगता है कि हमें अच्छा ऐसा भी होता है। तो इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें न्यू गिनिया जो है अफ्रीका में, वहां के जो ट्राइब के लोग होते हैं, जो आदिवासी थे वहां पे, उनको लिया गया। और यूएस में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पे वो लोग अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे की बिल्डिंग्स बनी होती हैं, यानी कि पर्टिकुलर अच्छे से घर बने होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के, स्क्वायर शेप के, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शेप्स के, वैसी स्थिति में जो लोग रहते थे उनको स्टडी में लिया गया। और न्यू गिनिया के कुछ आदिवासी लोगों को लिया गया जो कि झोपड़ी में रहते थे, जिनके आसपास के एनवायरनमेंट में स्क्वायर रेक्टेंगल जैसी चीजें नहीं थी, वहां पे गोल गोल चीजें ज्यादातर थी। ठीक है, मतलब गोल झोपड़ी बना दी उन्होंने, या घास का ढेर देख रहे हैं, आसपास के पेड़ पौधे देख रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर वाले, स्क्वायर हॉरिजॉन्टल इस तरीके की बिल्डिंग से वो ज्यादा रूबरू नहीं है। तो उनका पर्सपेक्टिव अलग बना हुआ है। और जो यूएस की पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे वो लोग रेक्टेंगुलर शेप्स की बिल्डिंग्स में रहते हैं, सड़कों में, रोड में पर्टिकुलर पैरेलल रोड्स होती हैं, आपकी ट्रेन की पटरियां होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में रहते हैं, उनका पर्सपेक्टिव अलग बना हुआ है। इन दोनों को रख के स्टडी की गई, और इन पे हमने मोलर लेयर इल्यूजन या इस तरीके की जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन है, इनको स्टडी किया। तो जो एक्सपेरिमेंटर्स थे उन्होंने देखा कि न्यू गिनिया के लोगों को उतना ज्यादा इल्यूजन इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या जो ज्योमेट्रिक इल्यूजन थे वो न्यू गिनिया के लोगों को कम हुए, एज कम्पेयर टू जो यूएस की पर्टिकुलर पढ़ी लिखी सोसाइटी थी, जहाँ इस तरीके की कंडीशन में जो लोग रहते थे, उनके कंपेरिजन। तो इससे पता चला कि शायद जो पर्सपेक्टिव होता है, जिस माहौल में हम रहे होते हैं, हमारी एक जो दृष्टिकोण बन गया होता है चीजों को देखने का, उससे भी शायद इल्यूजन इफेक्ट करता है। न्यू गिनिया के लोगों ने, क्योंकि इस तरीके के रेखाओं में, इस तरीके के ज्योमेट्रिकल शेप्स में बहुत ज्यादा वो परिचित नहीं थे, तो उनको इस तरीके का इल्यूजन हुआ ही नहीं। बहुत कम मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में इस तरीके का इल्यूजन उनको हुआ। तो इस तरीके की थ्योरीज जो है आती हैं इल्यूजन को लेके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इल्यूजन के सामने, साथ में एक टर्म आपने सुना होगा, आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी, आपने फर्स्ट सेम में आपने साइकोपैथोलॉजी भी पढ़ी है, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन, ठीक है, विभ्रम, ये भी आपने सुना होगा। लाइक ऑफ Like- फॉल्स इल्यूजन में नहीं परसेप्शन। होता है कुछ भी, पर हम उसे समझ लेते हैं, और इल्यूजन में होता है वो देख के हमें कुछ और गलत समझना। एग्जैक्टली, वेरी गुड हिमानी। हिमानी के लिए क्लैप करिए। बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो फिजिक इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन में आपका स्टिमुलस होता है, एक स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस को आपने गलत परसीव कर लिया। लेकिन हेल्यूसिनेशन में कोई स्टिमुलस नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, हेल्यूसिनेशन जो है एक तरीके के डिसऑर्डर्स में आ जाता है, मतलब हेल्यूसिनेशन जैसे सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनको हेल्यूसिनेशन होता है, या फिर और भी कुछ पेशेंट होते हैं जो साइकोलॉजिकल सीवियर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उनमें हेल्यूसिनेशन हो सकता है। तो हेल्यूसिनेशन में क्या है, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि किसी को दिखाई दे रहा है कि कोई बातें कर रहा है वहां पे, या फिर कोई परछाई दिखाई दे रही है जबकि कुछ है भी नहीं वहां पे, तो इस तरीके की कंडीशन अगर हो रही है तो हेल्यूसिनेशन उसको हम कहते हैं। तो हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन में क्या है डिफरेंस, यहाँ पे देखिए, इल्यूजन में स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, हेल्यूसिनेशन में कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता।
इल्यूजन होना एक सामान्य सी बात है, ठीक है। इल्यूजन अक्सर हम लोगों को हो जाता है। फिजिकल इल्यूजन जो हमने अभी पढ़े थे कि परसेप्चुअल इल्यूजन एंड सॉरी साइकोलॉजिकल इल्यूजन एंड फिजिकल इल्यूजन, दोनों तरीके के इल्यूजन हमें सामान्यतः हो जाते हैं। हेलुसिनेशन होना एक नॉर्मल सी बात है कि अगर अगर एक दुक्के बार हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑफन रिपीटेड टाइम्स या फ्रीक्वेंटली आपको हेलुसिनेशन हो रहे हैं या आपके आसपास किसी को हो रहे हैं तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। ये किसी मेंटल डिसऑर्डर का सूचक हो सकता है, सिम्टम हो सकता है। तो वहां पे आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर एक बार हो जा रहा है, मान लीजिए आप गलती से ऐसे जा रहे थे और आपको ऐसा लगा कोई आ रहा है पीछे से और नहीं था कोई, तो ऐसा तो अक्सर हो जाता है। पर्टिकुलर ये नहीं होना चाहिए कि आजकल रोज आपको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ डिल्यूजन हो रहे हैं, ठीक है। हेलुसिनेशन में भी आपके चित्र भी दिखाई दे सकते हैं, आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं आपको, ठीक है। तो इल्यूजन क्या होता है, अक्सर ओरिजिनली मतलब बाहर से उसका ओरिजिन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, और हेलुसिनेशन का जो ओरिजिन होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि आपके अंदर से वो हेलुसिनेशन आ रहा है। तो ये हो गया इल्यूजन और हेलुसिनेशन का आपका डिफरेंस। तो ऑलमोस्ट हमने इसकी थ्योरी को कवर कर लिया। इल्यूजन क्या होता है, किस तरीके के इल्यूजन होते हैं, हेलुसिनेशन इल्यूजन में क्या डिफरेंस है, मेथड ऑफ एवरेज एरर क्या है, साइकोफिजिक्स क्या है, साइकोफिजिक्स में क्या क्या अध्ययन किए जाते हैं, ये सब चीजें आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थ्योरी का पार्ट है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है।